नमामि संस्कृतम मीमांसा प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मीमांसा प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल से संबंधित यह सीरीज प्रारंभ की गई है, जिसका मूल उद्देश्य इस ऑप्शनल के अब तक के पूछे गए प्रश्नों को हल करना है। इस सीरीज के अंतर्गत हम अभी तक पूर्व के वीडियोस में क्रमशः 2022, 2021, 2020 तथा 2019 के प्रश्न पत्रों को हल कर चुके हैं। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो इन वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अथवा आप आई बटन पर भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हम अभी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 2018 के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं, जो हमने इसके पूर्व के वीडियो में ही प्रारंभ किया था। इसके पूर्व के वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 को हल किया था, जो मूलतः व्याकरण से संबंधित होता है। व्याकरण चूंकि आपको संस्कृत भाषा में प्रस्तुत करना होता है और ये प्रश्न कंपलसरी होता है, मतलब कि आपको अटेम्प्ट करना ही है अगर आपने संस्कृत को ऑप्ट किया है तो। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या 1 से संबंधित मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी बताई है। अगर आपने नहीं इस वीडियो को वॉच किया है, नहीं देखा है, तो आपको उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज हम प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2 को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको इससे संबंधित सामान्य जानकारी दे देती हूँ, ताकि आपको ज्ञात रहे कि किस तरीके से इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना चाहिए। इस प्रश्न में यूपीएससी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम जो है वो है भाषा विज्ञान। ठीक है, भाषा विज्ञान से संबंधित इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 20, 15, 15 इत्यादि अंकों के नाम से होते हैं। मतलब ये कुल मिलाकर के 50 अंक का प्रश्न है। जैसा कि सभी प्रश्न 50 अंक के ही होते हैं, किंतु इस प्रश्न की एक विशेष बात है। विशेष बात यह है कि ये प्रश्न वैकल्पिक है, मतलब ये अनिवार्य नहीं है प्रश्न संख्या 1 की तरह। ये तो आपको करना ही करना था, किंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने वाले हैं अथवा नहीं। ठीक है, अब चूंकि ये भाषा विज्ञान से संबंधित है और काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि मैम ये प्रश्न अटेम्प्ट करना चाहिए अथवा नहीं, तो मेरा जवाब यही रहेगा कि यस, ऑफ कोर्स आपको इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना चाहिए। इस प्रश्न में आपको अपनी ही जो संस्कृत आपने ऑप्ट किया है, उस संस्कृत के महत्व को समझने का अवसर मिलता है। और भले ही आप इसको अटेम्प्ट करें अथवा न करें, किंतु आपको अध्ययन सभी का करना है। ऐसा नहीं है कि आप जिसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं उसका अध्ययन आप नहीं करेंगे, ये गलत बात है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न में वो सारी चीजें जानते हैं जो संस्कृत भाषा से संबंधित है, अथवा संस्कृत से किन किन भाषाओं का उद्भव हुआ है। संस्कृत किस प्रकार से, जैसे बोला जाता है ना कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, इसको माँ कहा जाता है। ठीक है, भारतीय वैदिक संस्कृत कैसी रही है, लौकिक संस्कृत कैसी रही है, इससे ज्ञात होता है हमें इस प्रश्न के पाठ्यक्रम से, जो कि भाषा विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, भारोपीय भाषा क्या है, इंडो यूनानी जो फैमिली है, परिवार है, वो क्या है। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी इस प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत, और ये आपको जानकारी होनी चाहिए अगर आपने संस्कृत को ऑप्ट किया है। इसलिए आप इन जब चीजों को पढ़े तो गहराई से, मतलब मैं ये कहूंगी ऐसा अध्ययन कीजिए कि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका स्किप ना हो, चाहे वो किसी भी प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया। अब जैसा कि अब ये प्रश्न भाषा विज्ञान से संबंधित है, माफी चाहती हूँ कि आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा कि मैं थोड़ा जल्दी बोल रही हूँ, किंतु उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, भाषा विज्ञान से संबंधित ये प्रश्न है, किंतु इसका तात्पर्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि ये इसमें भाषा विज्ञान से ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि भाषा विज्ञान से तो पूछा ही जाएगा, किंतु और भी विषय से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। और भी विषय से तात्पर्य यहाँ पर यह कतई नहीं है कि संस्कृत के अलावा भूगोल से या फिर हिस्ट्री से या फिर हिंदी से इत्यादि से प्रश्न पूछे जाए, नहीं। विषय का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आपका जो यूपीएससी का ओवरऑल पाठ्यक्रम है संस्कृत विषय का, स्पेसिफिकली क्योंकि आपने संस्कृत को ऑप्ट किया है, तो यूपीएससी में जो संस्कृत का पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम में से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा, मतलब किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है।
किंतु इस संस्कृत पाठ्यक्रम के बाहर से कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा जो ऐसा हो कि आउट ऑफ सिलेबस हो। ठीक है, तो आउट ऑफ सिलेबस कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, अभी तक पूछा भी नहीं गया है, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये सामान्य जानकारी जो मैंने आपको इस प्रश्न से संबंधित बताई है, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और ये आपके काम भी आएगी, क्योंकि आपके लिए ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। आपको पहले से है, बहुत अच्छी बात है, किंतु जिनको नहीं है उनको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना किसी विलंब के हम प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेयः, अर्थात नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का आपको उत्तर प्रस्तुत करना है। अब जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि इस प्रश्न के अंतर्गत मूलतः आपसे 3 उप प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको हल करने हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संस्कृत भाषायाः स्वरूपं महत्वं च प्रतिपाद्यता, अर्थात वैदिक संस्कृत भाषा का स्वरूप और महत्व आपको बताना है। ठीक है, अब जैसा कि संस्कृत भाषा की बात आती है, तो संस्कृत भाषा के विषय में कहा जाता है कि संस्कृत सर्व भाषायां जननी अस्ति, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, अर्थात संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का उद्भव हुआ है, उत्पत्ति हुई है। तो कहीं न कहीं संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, माता है। ठीक है, तो आपके कोटेशंस आप कोट करेंगे तो ये भी आप लिख सकते हैं कि संस्कृत सर्व भाषायां जननी अस्ति। भारतीय उपमहाद्वीपों में विचार विनिमय हेतु उपयोग में लाई गई ज्ञात भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा की अगर बात की जाए तो वो भाषा है संस्कृत भाषा। ठीक है, अब संस्कृत भाषा के मूलतः 2 रूप हैं, यानी कि इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक 2 नाम से जाने जाते हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। ठीक है, तो आपको पहले तो इसका स्वरूप बताएंगे और संस्कृत के कितने रूप है, 2 रूपों में ये जानी जाती है, वैदिक और लौकिक। ठीक है, इसको प्राचीन भी बोला जाता है, प्राचीन संस्कृत, क्योंकि ये वैदिक काल की रही है, और लौकिक को आधुनिक भी बोला जाता है, तो आधुनिक संस्कृत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना सकते हैं, और डायग्राम बना करके जो यहाँ वैदिक संस्कृत की बात की जा रही है, इसका स्वरूप बताना है और महत्व बताना है। पहले एक बेसिक भूमिका आपको बनानी ही होगी इसमें। अब जैसे आप वैदिक संस्कृत के विषय में बता सकते हैं कि इसका उपयोग जो है वैदिक से ही ज्ञात होता है कि वेदों के समय में, अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उस समय पुराण उपनिषदों में देखने को मिलता है। तो पाणिनि ऋषि से पूर्व की लगभग सभी जो रचनाएं रही हैं वो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत ही आती हैं। ये भारोपीय, अर्थात भारोपीय का मतलब होता है, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, भारोपीय, भारोपीय में आपकी इंडो और यूरोपीय, ठीक है, इंडो यूरोपीय ये शामिल हो जाती है। तो आप इसको बोल सकते हैं, इन दोनों को, इंडो यूरोपीय को एक शब्द में बोलना चाहे, एक पद में, तो ये भारोपीय भाषा ईरानियों के पवित्र ग्रंथ अवेस्ता की भाषा की निकटवर्ती प्रतीत होती है। ये जो भाषा है वैदिक संस्कृत, इसी का एक परिष्कृत और परिमार्जित रूप लौकिक संस्कृत होता है। ठीक है, यहाँ पर हालांकि आपको लौकिक संस्कृत के विषय में नहीं बताना, किंतु मैं आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ, पर हाँ आप बताएंगे वैदिक संस्कृत को प्रारंभ करने से पूर्व, तो ये भी जरूर बताइएगा कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और इसके मूलतः 2 रूप हैं, वैदिक और लौकिक। फिर आपको वैदिक का स्वरूप बताना है, तत्पश्चात इसका महत्व बताना है। ठीक है, तो आप महत्व के विषय में बता सकते हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत का क्या महत्व रहा है। ठीक है, जैसे संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्राचीन भाषा होने के साथ साथ सब भाषाओं की जननी इसे कहा गया है, ये भी इसका एक महत्ता है। यह भाषा सर्व भाषाओं में सबसे शुद्ध और स्पष्ट भाषा है, साथ ही एक दिव्य और मधुर भाषा भी है। जैसा कि इसके उच्चारण से ही ज्ञात होता है, संस्कृत के वाक्यों में शब्दों को किसी क्रम में रखा जा सकता है, क्योंकि सभी शब्द विभक्ति और वचन के अनुसार ही होते हैं, इसलिए इनका क्रम बदलने पर वाक्य का अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। वाक्य का अर्थ वही रहता है, चाहे आप क्रम में कैसे भी लिखें, मतलब कर्ता को आप बाद में लिखे अथवा पहले लिखे, क्रिया को बाद में लिखे अथवा पहले लिखे। जैसे कि
अंग्रेजी और हिंदी का एक क्रम होता है। ठीक है, पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा, फिर क्रिया आएगी, किंतु संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से कंप्यूटर की भी एक भाषा है और यही इसका महत्व भी है। तो आपको ऐसे पॉइंट्स में आप इसका महत्व बता सकते हैं, किंतु पहले आपको वैदिक संस्कृत भाषा का स्वरूप बताएंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस प्रकार से अपने प्रश्न को जरूर से लिखने का प्रयास करेंगे। अब आपको एक वे मिल गया होगा कि किस तरीके से इस प्रश्न को प्रेजेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषायाः गौरव संवर्धने पाणिनेः योगदानम विविच्यताम्। अर्थात संस्कृत भाषा के गौरव संवर्धन में पाणिनि मुनि का क्या योगदान रहा है, इसकी विवेचना आपको करनी है। ठीक है, अब जब भी पाणिनि मुनि की बात आती है तो व्याकरण का दृश्य सामने आ जाता है। ठीक है, क्योंकि व्याकरण के सूत्रों की रचना का जो सूत्रधार है पाणिनि को कहा गया है, मतलब उनको माना जाता है। तो पाणिनि ऋषि के विषय में आप बता सकते हैं, इनका बहुत ही अधिक योगदान रहा है इस भाषा विज्ञान में। देखिए, पाणिनि मुनि संस्कृत व्याकरणों में मूर्धन्य स्थान पर आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इनके नाम से ही आंखों के सामने व्याकरण का दृश्य आ जाता है। ठीक है, अब ये मूर्धन्य स्थान पर है व्याकरणों में, जिनको वैदिक भाषा से लौकिक भाषा में सुदृढ़ भाषा प्रस्तुत करने का एक ये कह सकते हैं इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, भारतीय भाषा विज्ञान ही नहीं अपितु विश्व जनित जितनी भी भाषाएं विश्व जनित भाषा विज्ञान में भी इनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, स्थान है। भारतीय भाषा विज्ञानियों तथा पाश्चात्य भाषा विज्ञानियों ने पाणिनि की प्रशंसा की है। मुक्तक कंठ में, मुक्तक कंठ एक कोई कृति है, तो उसमें इनकी प्रशंसा की गई है इनके योगदान के विषय में, जैसा कि इन्होंने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और व्याकरण में भी इन्होंने सूत्रों की रचना करके जो वैदिक भाषा है, वैदिक भाषा से लौकिक भाषा तक लाने का जो सफर है इनके सूत्रों से तय हुआ है। आप भाषा विज्ञान के क्षेत्र में पाणिनि का योगदान बताएं तो अष्टाध्यायी के विषय में जरूर से बताएं, क्योंकि पाणिनि व्याकरण से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी ही है, जो 8 अध्यायों में विभक्त होता है, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात होता है। ठीक है, तो ये लगभग है ना 4000 सूत्रों में निबद्ध है। 4000 का मतलब इसमें कुल सूत्र देखे जाए तो 3996 है, तो लगभग 4000 ही हो गए। इसके अतिरिक्त उणादि सूत्र, लिंगानुशासन, एक शिक्षा ग्रंथ पाणिनि शिक्षा भी पाणिनि की ही रचना है। तो ये इनकी रचनाओं के विषय में आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं ये रचनाएं जो कि अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी में इन्होंने सूत्रों के विषय में बताया है। ठीक है, और भी जैसे 4000 सूत्र कोई कम नहीं होते हैं, ये इसमें सारी व्याकरण आ गए। 4000 सूत्रों में सारी व्याकरण आ गए। इसके अलावा इनके और भी ग्रंथ है, उणादि सूत्र, लिंगानुशासन। तो इन ये जो योगदान रहा भाषा विज्ञान के क्षेत्र में इनका, वो आपको इसके विषय में बताना। अब क्या योगदान रहा है आप पॉइंट टू पॉइंट बता सकते हैं। जैसे माहेश्वर सूत्रों में तो 14 सूत्रों में ही संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला आ गई, जिसमें क्रमशः स्वर भी है, अंतस्थ, पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम वर्ग और उष्ण ध्वनियां भी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, माहेश्वर सूत्रों में 14 माहेश्वर सूत्र आपने नाम सुने होंगे। संज्ञा प्रकरण प्रारंभ करने से पूर्व उन्हीं माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करवाया जाता है व्याकरण शास्त्र में। तो माहेश्वर सूत्रों के जब भी नाम आता है तो पाणिनि मुनि का नाम आ जाता है, तो क्योंकि उन्होंने ही इन 14 सूत्रों की रचना की थी। भगवान शंकर के जब डमरू बजा तो उस डमरू से जो ध्वनियां उत्पन्न हुई वो इन्होंने लिख दी। ठीक है, लिपिबद्ध कर दी। फिर उसके बाद में प्रत्याहार आ गए। 14 सूत्रों के अनेक प्रत्याहार बनते हैं, आपको भी ज्ञात होगा, जिनका अर्थ है संक्षेप की विधि। ठीक है, इसमें प्रथम तथा अंतिम वर्ण को लेकर समस्त वर्ण को सूचित किया जाता है, जैसे कि अच हो गया, यण हो गया इत्यादि। तो आप बता सकते हैं कि प्रत्याहार भी माहेश्वर सूत्रों से बने, तो ये भी कहीं ना कहीं इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्रत्याहार कितनी एक इम्पोर्टेंट चीज है संस्कृत साहित्य में। संधि के नियमों के विषय में आप बता सकते हैं कि इन्होंने संधि के नियमों में ध्वनि विज्ञान के वर्ण परिवर्तन संबंधी सिद्धांतों का विशद वर्णन किया है। ठीक है, पद विज्ञान के विषय में बता सकते हैं, पद विभाजन के विषय में बता सकते हैं, ध्वनियों का स्थान व प्रत्यानुसार वैज्ञानिक वर्णन इन्होंने किया है। ये ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
सभी शब्दों का आधार धातु है, उसमें ही उपसर्ग प्रत्यय लगाकर शब्द बनते हैं। तो ये भी पाणिनि मुनि का एक योगदान रहा है। ठीक है, अर्थ विज्ञान। ठीक, आप इन चीजों के विषय में पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते जाइए। फर्स्ट में आपको पाणिनि मुनि की कृतियों के विषय में अवश्य बता देना है कि इनकी क्या क्या कृतियां आ रही हैं, जैसा अभी मैंने बताया। तो कहीं ना कहीं आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा जब आप इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। ये मैंने आपको यहाँ पर ये संक्षिप्त रूप से बताया है, हालांकि हो सकता है कि मैं थोड़ा स्पीड में बात कर रही हूँ। आप इसको पॉज कर करके भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अथवा आप सुन ले भी लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, परंतु मैं ये कहूंगी कि लिखना जरूरी है, तो आप लिखिए। ठीक है, भले ही सुनकर लिखिए अथवा कैसे भी लिखिए, वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें, भाषा विज्ञान क्षेत्र निरुक्त से अवदानम समीक्षिता। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में निरुक्त का क्या अवदान का मतलब है योगदान। ठीक है, क्या योगदान रहा है, इसकी आपको समीक्षा प्रस्तुत करनी है, समीक्षा करनी है। अब यहाँ पर प्रश्न था पाणिनि मुनि का योगदान, और यहाँ पर प्रश्न है निरुक्त का योगदान। जब जब भी निरुक्त की बात आती है तो निरुक्त के विषय में आपको पता है वैदिक साहित्य के शब्द उत्पत्ति का विवेचन है निरुक्त। ये हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। इसका अर्थ है व्याख्या। ये निरुक्त जो शब्द है, इसका तात्पर्य होता है दोस्तों किसी भी शब्द के अर्थ को स्पष्ट रूप से बताना। ठीक है, निरुक्त में शब्दों के अर्थ निकालने के लिए छोटे छोटे सूत्र दिए हुए हैं। हालांकि मैं निरुक्त के विषय में आपसे कहूं तो ये जितने भी पुराने शब्द हैं जिनका अर्थ ज्ञात नहीं है, निरुक्त उनकी विवेचना प्रस्तुत करता है स्पष्ट रूप से। अब निरुक्त के विषय में जब जब भी बात आती है तो 6 वेदांगों का नाम आ जाता है। देखिए, पुरातन काल में भाषा को सुरक्षित व शुद्ध रखने हेतु 6 वेदांगों का प्रादुर्भाव किया गया था। पुरातन काल में मतलब वैदिक काल में ही आप समझेंगे। ठीक है, तो उसमें क्रमशः शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प, ज्योतिष, ये आपने अध्ययन भी किया होगा और आपको कहीं कोई ज्ञात भी होगा। नहीं है तभी आपको ज्ञात हो जाएगा आज से। आप इनको लिखिए, इनको एक्सप्लेन करना है इस प्रश्न में कि शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प, ज्योतिष इत्यादि 6 वेदांगों में निरुक्त तृतीय स्थान पर आता है। और इसमें 4 का संबंध जो है, प्रथम 4 का संबंध भाषा व भाषा विवेचन से ही है। तो चूंकि ये तीसरे नंबर पर आ जाता है, तो निरुक्त का मतलब मैंने आपको बताया है कि ये स्पष्ट विवेचन करता है शब्दों का। ठीक है, ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से निरुक्त में वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, वर्ण नाश, आदि स्वरूप, आदि स्वर लोप आदि सिद्धांतों का स्पष्ट परिचय मिलता है। निरुक्त में रूप विज्ञान, वाक्य विज्ञान, उत्पत्ति विज्ञान, अर्थ विज्ञान आदि भाषा विज्ञान के अन्य अंग भी देखने को मिलते हैं। तो इसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है भाषा विज्ञान के क्षेत्र में। निरुक्त के वैसे 2 खंड हैं, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं। पहला है निघंटु, ठीक है, और दूसरा है निरुक्त। निघंटु एक वैदिक शब्दकोश है, इसके 5 अध्याय हैं। ठीक है, तो अभी उसमें नहीं जाना आपको निघंटु के डिटेल्स में, किंतु आपको आप बता सकते हैं कि इसके 2 खंड हैं, निरुक्त के 2 खंड हैं। ठीक है, अब मैंने आपको जो इस प्रश्न में बताया कि निरुक्त का क्या योगदान है, वो आप इस प्रश्न में जरूर कोट करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। आप निरुक्त में बता सकते हैं कि संज्ञा, क्रिया, ठीक है, और कृदंत, तद्धित, प्रत्यय, इनके भेदों का भी स्पष्ट उल्लेख मिल जाता है निरुक्त में। जब कहीं ऐसी बात आती है कि प्रत्यय समझ में नहीं आ रहे, कृदंत हो गया, तद्धित हो गया, या संज्ञा अथवा क्रिया समझ में नहीं आ रही, तो इनका स्पष्ट विवेचन आप देख पाएंगे इस निरुक्त ग्रंथ में। निरुक्त एक ग्रंथ है, आपको एक निरुक्त नाम से बुक भी देखने को मिलती होगी, आपने नाम सुना है, नाम तो सुना ही होगा 6 वेदांगों में। ठीक है, निरुक्तकार का प्रयास ब्राह्मण ग्रंथों के अर्थों से अधिक शुद्ध और वैज्ञानिक है तथा विरोधी मतों का खंडन भी तर्कपूर्ण रूप से इन्होंने अपने ग्रंथ में प्रस्तुत किया है। निरुक्तकार कौन है, अब ये आप पता करेंगे। बाकी जो इस प्रश्न में इस निरुक्त का क्या योगदान रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इतना तो आपको समीक्षा करनी ही होगी इस प्रश्न में। मूलतः
जितनी भी चीजें इसमें कोट करनी चाहिए वो मैंने आपको अपनी ओर से बता दी। हालांकि आप इसमें और भी चीजें कोट कर सकते हैं, किंतु प्रश्न आपका संक्षिप्त ही होना चाहिए। ठीक है, मतलब ज्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं जाना, सिर्फ निरुक्त का योगदान बताना है भाषा विज्ञान के क्षेत्र में। तो टू द पॉइंट आपको चीजें बतानी है, इधर उधर नहीं भटकना है। अब इस वीडियो से, इस लेक्चर से मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको एक तरीका मिला होगा, एक वे मिला होगा प्रश्नों को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, किस तरीके से लिखना है। किंतु वो तरीका तभी काम आएगा दोस्तों जब आप इस लेक्चर को देखने के उपरांत लिखने का स्वयं से प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं इसी आशा के साथ में कि आप लिखने का प्रयास करेंगे, यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।